अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम वर्क पावर एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़ कर रहे थे, तो उसका सेकेंड पार्ट हम आज स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है, द टाइड्स हैव ओरिजिन इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओरिजिन क्या है? ग्रेविटेशनल जो टाइड्स बनती है ना समुद्र में, तो उसकी ओरिजिन क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? तो उसकी ओरिजिन मून होती है और सन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। एग्जर्ट तो वो अर्थ पे होती है, लेकिन उसकी जो रीज़न होती है किस वजह से वो जनरेट होती है, तो उसका मून और सन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी में बी रिलीज व्हेन एटम्स रीग्रुप। द करेक्ट आंसर इज केमिकल और फ्यूल एनर्जी। जब भी आप देखें, अगर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो जो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से फ्यूल एनर्जी या केमिकल एनर्जी हमें जनरेट होती है। हम अगर कार या किसी व्हीकल्स में डालते हैं, तो उसकी मेन वजह यही होती है ऑयल वगैरह डालने की, तो ताकि हमें उससे क्या मिले, फ्यूल या केमिकल एनर्जी मिले, ताकि हमारी जो व्हीकल्स हैं वो वर्क कर सके। वर्क के लिए या एनर्जी के लिए हमें फ्यूल चाहिए होता है। तो हमारा मेन फोकस कौन सी एनर्जी पे होता है? फ्यूल एनर्जी पे, ताकि हमारी जो है ना वो व्हीकल्स चल सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली क्या है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है, पावर इज ए स्केलर प्रोडक्ट। पावर बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, फोर्स एंड वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। उसके बाद है हमारे पास, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के। जब भी आप वेलोसिटी को डबल करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है ना हाफ करेंगे, तो अगर हाफ करेंगे वेलोसिटी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 का सी। उसके बाद है, वर्क इज ए डैश। वर्क बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है एक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद हमारे पास है, इफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी विथ एन एंगल थीटा विद डायरेक्शन of displacement, the component of force perpendicular to the direction of displacement। अब जैसे देखिए, अगर फोर्स डायरेक्शन जो है ना फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अगर हम उसके कंपोनेंट निकालें तो 2 कंपोनेंट निकलते हैं। एक कंपोनेंट निकलता है जो परपेंडिकुलर होता है, और दूसरा कंपोनेंट निकलता है जो हॉरिजेंटल होता है। जो हॉरिजेंटल वाला होता है वो एफ कोस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के कौन सा कंपोनेंट होता है, तो वो कंपोनेंट हमारे पास होता है एफ साइन थीटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है कि 24 द यूनिट ऑफ वर्क। तो वो पता है हमें कि जूल है, उसका डी और सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट, जूल। द डायमेंशन ऑफ वर्क आर सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ डैश। अब देखिए, यहाँ पे डायमेंशन यूनिट का बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा डायमेंशनल सेम होता है वर्क के साथ, तो वो टार्क होता है। देखिए उसका, क्योंकि टार्क का फार्मूला भी एफ डी होता है और वर्क का फार्मूला भी एफ डी होता है। वो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन उनका क्योंकि यूनिट सेम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो बी क्या है? डायमेंशन सिमिलर होता है वर्क के साथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। बाकी पावर का, क्योंकि पावर वर्क अपॉन टाइम होता है, तो ये नहीं होगा। लेंथ भी नहीं हो, मोमेंटम तो एम वी होता है, तो इसका तो कोई होगा ही नहीं यूनिट सेम। उसके बाद 36 में हमसे पूछ रहा है, इफ़ द एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 देन वर्क विल बी। अब पूछ कह रही है लेस देन 90 है। लेस देन 90 क्योंकि ज़ीरो पे कोस मैक्सिमम 1 होता है, उसके बाद 90 पे 0 होता है, 90 के बाद नेगेटिव होता है। तो इसके बीच में जो भी एंगल होगा, कोई भी हो, 90 और 0 के बीच में कोई भी एंगल हो, यहाँ पे
जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है 90 से लेस क्या होगा, तो 90 में लेस पॉजिटिव होगा, उससे ज़्यादा 90 से ज़्यादा एंगल है तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 26 का ए होगा, पॉजिटिव। इफ द डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क विल बी इन द डायरेक्शन बोला है, तो इट मीन्स कि एंगल कौन सी होगी, जीरो होगी। और जीरो एंगल पे कौन सा वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 28 में हमसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि फोर्स बेसिकली कांस्टेंट नहीं होती है वर्क के दौरान। तो पहला है रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए अगर जैसे क्योंकि ये कह रहे हैं कि अवे हो मतलब अर्थ से बाहर जा रहा है, तो इट मीन्स के उसकी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगी वो डिक्रीज होती रहेगी। तो इट मीन्स उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं रहेगी, ये करेक्ट है। उसके बाद है वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम वर्क अगेंस्ट ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एनर्जी भी एक सरफेस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी एक सरफेस तक जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, उसके बाद वो भी वेरिएबल हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएबल होगी तो बेसिकली फोर्स भी वेरिएबल होगी, क्योंकि फोर्स इक्वल होती है एम ए के। मास तो बेसिकली कांस्टेंट होगा, वो भले स्पेस में भी हो या फिर किसी कहाँ पे भी हो वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन पे फोर्स डिपेंड करती है। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो इट मीन्स के फोर्स भी चेंज होगी, तो ये भी सही है। उसके बाद है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग। आप देखें जब भी फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में फोर्स लगती है, तो फॉर सपोज ये स्प्रिंग है, अगर रेस्ट पे तो इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, लेकिन अगर हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं यहाँ पे, अगर उसकी फिर पोजीशन हो जाती है इस स्प्रिंग की, तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। अब कह रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग, अगर फोर्स हम एक्सर्ट करते हैं तो इसकी एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी। अगर यहाँ पे हम फॉर सपोज यहाँ पे इसकी लिमिट पॉइंट है, यहाँ तक ये प्रेस हो सकता है। अगर हमने यहाँ तक इसको प्रेस किया है कि तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी तो इसकी फोर्स भी मैक्सिमम होगी, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, इस पॉइंट पे डिफरेंट होगी। एक्सेलरेशन भी क्या, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है हमारी फोर्स। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो फोर्स भी चेंज हो रही होगी, राइट। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो फोर्स होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है, रेस्ट वाली पोजीशन पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो फोर्स भी ज़ीरो होगी, लेकिन हम अगर मैक्सिमम पॉइंट तक एक्सेलरेशन को लेकर जाएं तो वो फोर्स भी मैक्सिमम होगी। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट हो रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ इसका ऑप्शन बी है, यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी। जो तीन ऑप्शन दिए हुए तीनों सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तीनों में जो है ना फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन है कि अ फोर्स of 5 Newton applied on a body moves 4.5 meter in the direction of applied force, its work done will be। अब इसमें ना हमें पेपर और पेन की ज़रूरत भी नहीं है। देखें ये पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा। ये हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, डिस्टेंस भी दिया हुआ है और फोर्स भी दिया गया हुआ है, राइट। तो एफ टी वर्क का फार्मूला है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब जहाँ पे ऑप्शन में देखें तो न्यूटन दिया हुआ है दो ऑप्शन में, ए और बी में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वर्क का यूनिट जूल होता है, राइट। तो अब सी टी में कोई है हम अगर यहाँ पे हमारे पास 4.5 इंटू 5 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20 से तो ज़्यादा ही आएगा आंसर, राइट। 20 से ज़्यादा क्यों, क्योंकि 4.5 है, 4 इंटू 5 होता तो 20 होता, 0.5 है तो इसकी मीन्स 20 से ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा।
तो इसका 22.5 ही होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स इट इज़ कॉल्ड। बेसिकली जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगी, अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड ही होगी। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो फोर्स होगी वही फील्ड होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक कांस्टेंट है, कंजर्वेटिव। अब देखिए ना, अगर अर्थ के अराउंड जहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वहाँ पे हम कहते हैं कि उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो वो वर्क बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पे करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। और फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। तो बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी, कंजर्व होगी। तो बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, कंजर्व होगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव ये सारी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। फ्रिक्शनल होगी, विस्कस होगी और डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होती है, अगर आप जो है ना पेंडुलम को वाइब्रेट करके छोड़ दें तो वो रुक क्यों जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स होगी। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। तो वो भी क्या है, डिपेंड कर रही है पाथ पे, क्योंकि वो बाहर जो है ना रिफ्लेक्शन है। तो इसके वजह से यहाँ पे ये भी फोर्स क्या होगी, नॉन कंजर्वेटिव, ये भी पाथ पे डिपेंड कर रही है। और फ्रिक्शन फोर्स तो वैसे भी पाथ पे डिपेंड करती है, विस्कस भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, डी। उसके बाद है, वर्क डन बाय द नॉर्मल एक्शन ऑफ सरफेस ऑन द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट। देखिए, अगर कोई भी बॉडी सरफेस पे पड़ी है, मिसाल के तौर पर एक कोई बॉक्स है, वो टेबल पे भरा हुआ है, अब बोले उस पर नॉर्मल फोर्स लग रही है, मतलब उसके उस बॉक्स के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। तो आप बताएं कि वहाँ पे जो है ना वर्क डन क्या होगा। आपको पता है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी तो वर्क डन 0 हो गया। नॉर्मल और परपेंडिकुलर सेम चीज़ होती है, राइट। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट, 0। द रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग। रेट की जहाँ पे भी रेट का मकसद होता है कि कोई चीज़ डिवाइड हो रही है टाइम के साथ। तो वर्क को अगर हम टाइम के साथ डिवाइड करें तो ऑप्शन में क्या आएगा, बी, राइट, पावर। उसके बाद है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड द पावर इज 1 वॉट, राइट। इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड देन पावर ऑफ मशीन इज। 1000 को हम किलो भी लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, 1 किलो वाट। उसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वाट के बारे में ही पूछ रहा है बेसिकली, हमें पता है वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 38 है, इफ वर्क इज डन एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट होगा कब, जब एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस दोनों बराबर होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। द एनर्जी पजेज ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पोजीशन की वजह से हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पे तो इसी क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हमें पता है उसका फार्मूला क्या है, हाफ mv²। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और पोटेंशियल एनर्जी का 41 में पूछा है तो वो होगा mgh/d, राइट। उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा है, व्हिच कैन चूज अ पॉइंट एज अ जीरो रेफरेंस लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम रेफरेंस जो लेते हैं ना, वो हम दो चीज़ों से लेते हैं, या तो हम इन्फिनिटी पे जा के लेंगे या तो अर्थ के सरफेस पे लेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ईदर ऑफ देम। क्योंकि जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो हमें रेफरेंस चाहिए होता है, हम तो दो रेफरेंस ले सकते हैं इन दोनों में। तो सी इज़ करेक्ट। ये एक क्वेश्चन है
ये एक बुक की लाइन है कि एनर्जी ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 5 × 10⁻7 जूल। 44 में हमसे पूछा है वेन एवर द वर्क इज डन ऑन द बॉडी इट्स एनर्जी। जब भी हम वर्क करें बॉडी पे तो बेसिकली उसकी एनर्जी इंक्रीज ही होगी ना, ये करेक्ट है। जब हम उससे काम लें तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है। 45 में हमसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दो ही बेसिक होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एनर्जी का कौन सा होता है, जो जूल ही होता है उसका यूनिट। तो सी बी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ये कब सही होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। जब भी यहाँ में ये नॉमिनल ली हुई है, नॉमिनल हाइट अबव द अर्थ, एक एक वो बेसिकली mgh वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जब जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन होगी ये कांस्टेंट हो 9.8 हो, तब तक हम जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं mgh। तो उसके नॉमिनल हाइट यानी कि जहाँ पे वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 कांस्टेंट हो, उसके अलावा नहीं यूज़ कर सकते। अगर हाइट जो है ना, अगर हम डाउन टू द अर्थ जाएं जहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होगी, डेप्थ में जाएं तो भी हमें फिर अलग एक्सप्रेशन चाहिए होती है पोटेंशियल एनर्जी। या फिर एक ऐसी हाइट पे जाएं जो सरफेस से ऊपर हो और वहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी चेंज हो रही है, तब भी हम जो है ना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन चेंज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। The negative value of absolute gravitational energy show the Earth's gravitational field for mass m is। बेसिकली ये पूछ रही है कि हम नेगेटिव क्यों देते हैं। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे हम नेगेटिव इसके वजह से लेते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव नेचर होती है। आपको पता है जब भी कोई बॉडी हम सरफेस से ऊपर लेकर जाते हैं तो नीचे क्यों गिरती है, क्योंकि उसमें एक अट्रैक्शन होती है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, राइट। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट with which it goes out of अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको क्या कहते हैं, इसके वेलोसिटी कहते हैं उसको सी। देखिए हम जब भी कोई सेटेलाइट अर्थ से बाहर भेजते हैं ना तो हमें उसको इतनी वेलोसिटी देनी होती है ताकि वो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होती है उसे बाहर जाए। अगर हम उससे कम देंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड की अट्रैक्शन की वजह से वहीं रुका रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी कितनी इनिशियल वेलोसिटी होती है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है, तो वो इसके वेलोसिटी होती है। 50 में उसके बारे में पूछ रहा है कि अर्थ के लिए बेसिकली हर प्लेनेट के लिए डिफरेंट होती है इसके वेलोसिटी, तो अर्थ के लिए कितनी होती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन सी है 50 का 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आपका कमेंट सेक्शन, नेक्स्ट कौन सा लेक्चर होना चाहिए, कौन से चैप्टर का, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम आगे से भी ऐसे करेंगे कि जो हम लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह फिर उसके एमसीक्यूज़ भी साथ में करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।